वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं गवर्नमेंट फार्मेसी प्रिपरेशन एमसीक्यूज। जी हाँ दोस्तों, जब से मैंने वैकेंसी की वीडियो अपलोड करने शुरू किए थे तब से काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि गवर्नमेंट के प्रिपरेशन एमसीक्यूज जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके ऊपर आप वीडियो बनाओ। तो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए गवर्नमेंट प्रिपरेशन एमसीक्यूज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 एमसीक्यूज के बारे में। मैं आपको साथ ही उनका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे रेगुलरली अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही मैं इस चैनल पे वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यू और वेरीफाइड गवर्नमेंट वैकेंसीज को पोस्ट करता हूँ। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू के बारे में। शुरू करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू के साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वह है एसेंशियल ड्रग्स आर, जो कि बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखने में तो यह क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है। एक एसेंशियल ड्रग्स का हमें डिफाइन करना है। तो कि जैसा हमने पढ़ा था, एसेंशियल ड्रग्स आर लाइफ सेविंग ड्रग्स। ठीक है, इसके कुछ ऑप्शन है। दूसरा नंबर है ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। तीसरा जो इसका ऑप्शन दिया गया है इसमें है ड्रग्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इमरजेंसी बैग ऑफ अ डॉक्टर, यानी डॉक्टर के इमरजेंसी बैग में जो दवाएं उपस्थित होती हैं उनको एसेंशियल ड्रग्स कहते हैं। ऐसा है क्या? चौथा नंबर जो है यानी डी नंबर ऑप्शन, ड्रग्स दैट आर लिस्टेड इन फार्माकोपिया ऑफ अ कंट्री, यानी किसी कंट्री के फार्माकोपिया में जो ड्रग्स लिस्टेड हैं उनको उस कंट्री के लिए एसेंशियल ड्रग्स कहा जाता है। ऐसा इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है, आपने क्लियरली इसका डेफिनेशन याद किया ही होगा कि ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन, उनको हम एसेंशियल ड्रग्स कहते हैं। यानी इसका जो आंसर है वो है आपका बी नंबर। चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अकॉर्डिंग टू WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, एसेंशियल मेडिसिन या ड्रग्स वैसे ड्रग्स या मेडिसिन को कहा जाता है जो कि पॉपुलेशन के प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। यानी किसी कंट्री के जो पॉपुलेशन है उसके हेल्थ केयर के जो सेटिस्फाइड करने वाली मेडिसिन हैं उनको एसेंशियल मेडिसिन कहा जाता है, यानी जरूरी दवाएं एक तरह से आप कह सकते हैं। अब हम बात करें इंडिया की, तो भारत ने नेशनल एसेंशियल मेडिसिन या ड्रग लिस्ट जो है 1996 में बनाई थी, जिसको कि 2011 में रिवाइज किया गया है। यही लिस्ट अभी हमारे पास में है और इसमें टोटल 348 मेडिसिन जो है अवेलेबल हैं। यानी टोटल भारत में 348 मेडिसिन ही एसेंशियल हैं जो कि इंडिया के पॉपुलेशन के हेल्थ केयर नीड्स को फुलफिल कर सकती हैं। तो पहले का ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? Drugs that meet the essential medicines are the drugs that satisfy the priority healthcare needs of the population। बात करेंगे हम दूसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में। हाँ, यहाँ भी डेफिनेशन पूछा गया, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन ऑर्फेन ड्रग इज, एक ऑर्फेन ड्रग क्या होता है? अ वेरी चीप ड्रग। दूसरा नंबर ऑप्शन है अ ड्रग विच हैज नो थेराप्यूटिक यूज, यानी वैसे ड्रग्स जिसका कोई थेराप्यूटिक यूज नहीं है, ये भी नहीं होगा। अ ड्रग दैट नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ अ रेयर डिजीज, यानी वैसे ड्रग्स जो कि किसी रेयर डिजीज के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये तीसरा नंबर ऑप्शन है। चौथा है आपका अ ड्रग विच एक्ट्स ऑन ऑर्फेनियन रिसेप्टर्स, यानी वैसे ड्रग्स जो कि ऑर्फेनियन रिसेप्टर्स के ऊपर में काम करते हैं। तो आपको तो आंसर याद आ रहा होगा। इसका जो डेफिनेशन हमने पढ़ा था वो ये था, ड्रग्स दैट नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ अ रेयर डिजीज, यानी वैसे ड्रग्स जो कि किसी रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट या उसके प्रिवेंशन में इस्तेमाल होते हैं उनको हम ऑर्फेन ड्रग्स कहते हैं। बात करते हैं इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो एक्सप्लेनेशन को मैंने आपको पहले ही बता दिया। वैसे ड्रग्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जिनका इस्तेमाल किसी रेयर डिजीज के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या उसके प्रिवेंशन के लिए किया जाए उसको हम कहेंगे ऑर्फेन ड्रग्स। इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर लेता हूँ, जैसे सोडियम नाइट्राइट, फॉमीपीजोल, तीसरा है लिप्सोमल एम्फोटेरिसिन बी और मिल्टेफोसिन और रिफाब्यूटिन, इसके कुछ एग्जांपल्स होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड थ्रू द फॉलोइंग
drugs administered through the following route is most likely subjected to first pass metabolism। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें से वो कौन सा रूट है जिससे अगर किसी भी हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो वह फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से क्रॉस करके जाएगा, जिसमें पहला है ओरल, दूसरा सबलिंगुअल, तीसरा है सबक्यूटेनियस और चौथा है रेक्टल। तो इसमें क्लियर जो है वो सभी को आंसर आपका दिख रहा है। इसका जो आंसर होगा वो हमारा ओरल होगा। बात करते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो एक मेटाबॉलिज्म का कैटेगरी है जो कि जब भी कहीं हम ड्रग्स को लेते हैं, मान लीजिए हम ओरल रूट से लिए या किसी और रूट से लिए, तो जो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वहां से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के लिए यानी ब्लड में जाने के लिए जो है वो लीवर के थ्रू, इंटेस्टिनल वाल और लीवर के थ्रू जो है वो पास करता है। तो लीवर जो है उसे कुछ हद तक डैमेज कर देता है, यानी कुछ हद तक उसे लीवर जो है अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। बाद में उसे वह वहां से जो क्वांटिटी बचता है उसे वह आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजता है। तो इसी जो ड्रग्स के रेशियो में जो कमी आती है, अगर हमने मान लीजिए कि 100 mg कोई ड्रग्स लिया, ठीक है, वो आपका लीवर से क्रॉस कर रहा है, तो 10 mg मान लीजिए कि लीवर ने अब्जॉर्ब कर लिया, तो बाकी जो 90 mg होगा, 90 mg वही हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल हो पाएगा। अब हम इससे बचा कैसे जा सकता है, तो इससे हमें बचने के लिए हम किसी अदर रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल और पेरेंट्रल रूट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ओरल रूट में जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। बात करेंगे हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट, यानी ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो कौन कौन से एडवांटेजेस देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखने वाली है कि एक्सेप्ट। तो क्वेश्चंस में क्या होता है, हम यहीं तक पढ़ते हैं कि ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवर विच एडवांटेजेस, अब हम इसमें से कोई एक एडवांटेज टिक लगा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन को सबसे पहले हमें पूरा पढ़ के समझ लेना है। अब हम पढ़ते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। तो इसका जो पहला ऑप्शन कह रहा है वो कह रहा है दे प्रोड्यूस हाई पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी वो हाई पीक प्लाज्मा जो है वो ड्रग्स का बनाते हैं। दूसरा कह रहा है दे प्रोड्यूस अ स्मूथ एंड नॉन फ्लक्चुएटिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। तीसरा जो कह रहा है वो दे मिनिमाइज इंटर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द अचीव्ड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। चौथा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दे अवॉइड हेपाटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपको पहले बताया कि जो लीवर से क्रॉस करके जा रहे हैं, तो मेनली ओरल रूट जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाता है, लेकिन यहाँ हम ट्रांसडर्मल ड्रग्स या ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन होना चाहिए, अभी इसको क्लियरली फिर से हम रिपीट करते हैं कि वैसे ट्रांसडर्मल ड्रग्स जो है वो दे प्रोड्यूस हाई पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, गलत कह रहा है। दे प्रोड्यूस स्मूथ एंड नॉन फ्लक्चुएटिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन, हाँ ये ऑप्शन सही है। तीसरा दे मिनिमाइज इंटर इंडिविजुअल वेरिएशंस, ये भी सही है। चौथा दे अवॉइड हेपेटिक फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म, ये भी सही है। यानी ये तीनों जो है बी सी डी इसके एडवांटेजेस हैं। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है, एडवांटेज एक्सेप्ट। तो पहला फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया दे प्रोड्यूस हाई पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, ये हमारा गलत कह रहा है। यानी ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है वो स्मूथ और नॉन फ्लक्चुएटिंग प्लाज्मा कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करता है। तो इस क्वेश्चन का एक्सेप्ट के लिए ये जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। घबराइए नहीं, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक ट्रांसडर्मल पैच है, यानी ये हमारा स्किन है इधर, और यहाँ पे जो है ये आपका एक ट्रांसडर्मल पैच जो है यहाँ पे लगाया गया है। ट्रांसडर्मल पैच जो हमारा स्किन के ऊपर में लगाया जाता है। तो ट्रांसडर्मल पैचेज जो है वो क्या करते हैं, ये लगभग 0.4 से 0.2 से 0.4 mm के लेंथ में होते हैं, यानी इन्हें पट्टी की तरह हम अपने कहीं भी आप चिपका सकते हैं। ज़्यादातर तो ये आर्म्स में यूज़ किए जाते हैं। तो इनका क्या प्रॉपर्टीज होता है कि ये स्मूथ प्लाज्मा कंसंट्रेशंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, साथ ही विदाउट फ्लक्चुएशंस, यानी कंटिन्यूअस ये प्रोवाइड करते हैं। ये जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, साथ ही ये इंटर इंडिविजुअल वेरिएशंस को भी मिनिमाइज करते हैं, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से इनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, फेंटानिल, निकोटीन और एस्ट्राडोइल के ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं,
ये वो लोग यूज़ करते हैं जो जिनका शेड्यूल काफ़ी बिजी होता है, ये बार बार मेडिसिन का जो इनका इंटरवल होता है वो नहीं ले पाते हैं, तो ये ट्रांसडर्मल पैचेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बात करेंगे हम अगले क्वेश्चंस के बारे में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, in addition to slow intravenous infusion, which of the following routes of administration allow for titration of the dose of a drug without the response? यानी इंट्रावेनस इन्फ्यूजन को स्लो करने के लिए, चलिए हम किसी का इंट्रावेनस इन्फ्यूजन हमने कुछ चढ़ा दिया, अभी हमें उसे स्लो करना है, तो इसमें से वो कौन सा रूट है जो हमें यह अलाउ करेगा कि हम कोई ड्रग दे सकें जो कि पुराना जो ड्रग दिया हुआ है उसके रिस्पॉन्स को डैमेज ना करे। तो इसका जो आंसर है वो होगा सी, इनहेलेशन ड्रग्स का हम इस्तेमाल, इनहेलेशन रूट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर आपके इंट्रावेनस इन्फ्यूजन को स्लो डाउन करने के लिए। सबलिंगुअल का तो नहीं कर सकते, ट्रांसडर्मल भी नहीं कर सकते, नेजल इनसफलेशन भी हम नहीं करेंगे, हम इनहेलेशन ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर रिमाइंड करिएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एडमिनिस्ट्रेड बाय इंट्रानेजल एस्प्रे या एप्लीकेशन फॉर सिस्टेमिक एक्शन, यानी इन ड्रग्स में से ये जो चार ड्रग्स यहाँ पे दिए गए हैं, फिनाइलेफ्रिन, डेस्मोप्रेसिन, एजिलास्टिन और बिक्लोमेथासोन डाइप्रोपायोनेट, इनमें से कौन सा नेजल स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, प्लस उसका एक्शन सिस्टमिक सिस्टमिक होना चाहिए। तो इसमें से जो है वो डेस्मोप्रेसिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, और डेस्मोप्रेसिन जो है वो आपका यूरिन के वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए यूज में लाया जाता है, मैं आपको यहाँ पहले बता दे रहा हूँ, और साथ ही इसका इस्तेमाल जो है वो डायबिटीज डीआई में किया जाता है, यानी जिसका कि पूरा मतलब होता है डायबिटीज इंसिपाइडस। डायबिटीज इंसिपाइडस के केस में जब यूरिन का जो है वो वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए हम डेस्मोप्रेसिन नेजल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। बात कर रहे हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है 1.7, ये क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर टू सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, यानी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के मुकाबले इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ ड्रग्स, इनमें से किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी दो रूट, अलग अलग रूट हैं यहाँ पे, सबक्यूटेनियस रूट और इंट्रामस्कुलर रूट, दोनों रूट से आप पहले ही फैमिलियर होंगे। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप अगर जैसा कमेंट करेंगे तो उसकी मैं लिंक भी यहाँ पे डाल दूंगा। खैर यहाँ पे हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस के मुकाबले इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस में क्या प्रॉपर्टी होती है? पहला कह रहा है इट इज मोर पेनफुल, दूसरा कह रहा है प्रोड्यूस फास्टर रिस्पॉन्स, तीसरा कह रहा है इट इज अनसुटेबल फॉर डिपुट प्रिपरेशंस, और चौथा कह रहा है कैरीज ग्रेटर रिस्क ऑफ एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस। आप तो यहाँ पे आंसर क्लियरली फाइंड कर पा रहे होंगे, इसका जो मेन आंसर है वो बी, यानी प्रोड्यूस फास्टर रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फास्ट होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस के मुकाबले में। अगर हम किसी ड्रग को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में देंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो स्लो होगा, और इंट्रामस्कुलर में देंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो फास्ट होगा। इसीलिए इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस के मुकाबले हमें फास्टर रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराती है, यानी इसका सही आंसर जो है वो बी हो गया। बात करते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच कैरीज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ एडवर्सली अफेक्टिंग वाइटल फंक्शंस। यहाँ एडवर्स इफेक्ट की बात हो रही है, हाईएस्ट रिस्क ऑफ एक्शन की बात नहीं हो रही है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। तो उस रूट को यहाँ पे डिटरमाइन करना है जो कि एडवर्सली इफेक्टिंग वाइटल फंक्शंस, यानी हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको एडवर्स इफेक्ट करने का हाईएस्ट रिस्क रखता है। यानी इन चारों जो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला जो ऑप्शन है इंट्रा आर्टियल इंजेक्शन, दूसरा इंट्राथीकल इंजेक्शन, तीसरा इंट्रावेनस इंजेक्शन, चौथा है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इन चारों रूट में से कौन से रूट से हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर करने पर हमारे हाईएस्ट सबसे ज्यादा रिस्क होता है एडवर्स इफेक्ट का? तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पे ऑप्शन हमें क्लियर दिख रहा है इंट्रावेनस इंजेक्शन, क्योंकि जो सबसे फास्ट रिस्पॉन्स देगा उसी में सबसे ज़्यादा जो है वो इसके चांसेस होंगे, इसका रिस्पॉन्स जो होता है सबसे फास्ट होता है, इसीलिए यहाँ पे इसके चांसेस, एडवर्स इफेक्ट के चांसेस भी फास्ट होते हैं।
बात करते हैं हम 9th नंबर क्वेश्चन के बारे में। ये भी एक डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको कि हमने पहले ही पढ़ा होगा। यहाँ बात हो रही बायो अवेलेबिलिटी की। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग रेफर्स टू, यानी इन चारों ऑप्शंस में से बायो अवेलेबिलिटी जो है वो किसे कह सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेड डोज दैट रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेज्ड फॉर्म, ठीक है। दूसरा रेशियो ऑफ ओरल टू पैरेंटल डोज। तीसरा रेशियो ऑफ ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग टू एक्सक्रीटेड इन द फीकस। चौथा जो रेशियो ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन एंड सो टू दैट एक्सक्रीटेड एज मेटाबोलाइट्स, यानी रेशियो की यहाँ पे बात हो रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो ए नंबर होगा, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेड डोज दैट रीचेज सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज्ड फॉर्म। आइए मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो बायो अवेलेबिलिटी जो है वो ड्रग्स का फ्रैक्शन है जो कि हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। मैं आपको यहाँ पे और क्लियर से समझाता हूँ। पहले हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी FPM। ये बायो अवेलेबिलिटी जो है उसी से रिलेटेड वर्ड है। फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था कि कुछ ड्रग्स जो है वो डैमेज हो जा रहे थे जब हम ओरल रूट से ले रहे थे, लेकिन बाकी अदर रूट से अगर हम ले रहे थे, जैसे पैरेंटल रूट से वगैरह हम ले रहे थे, तो वो ड्रग्स डैमेज नहीं हो रहे थे। ये यही बायो अवेलेबिलिटी का फंक्शन जो है वहाँ पे काम कर रहा है कि बायो अवेलेबिलिटी जो होती है ड्रग्स की उसी हिसाब से डिटरमाइन होती है। अगर हम ओरल रूट से लेते हैं तो वह ड्रग जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को पास करेगा, तो ड्रग्स जो है वो डैमेज हो जाएंगी, तो बायो अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम आईवी रूट से लेते हैं तो इसका बायो अवेलेबिलिटी जो है वो 100% होता है। चूंकि यह लीवर से क्रॉस नहीं करता, ये डायरेक्ट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, लेकिन यानी कि ये डायरेक्ट हमारे ब्लड में पहुंच जाता है। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास कर देता है। बायोबिलिटी आप क्लियर समझ गए होंगे। बात करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में। यह क्वेश्चन कह रहा है कि मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स प्राइमरीली बाय, यानी जो भी ड्रग्स हम लेते हैं वो एब्जॉर्ब होता है। वो एब्जॉर्ब होके जब हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन को पहुंचता है तो वो किस मेथड को यूज करके हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को बाईपास करता है ताकि वो अपना एक्शन दिखा सके। तो इसमें हमने चार कैटेगरी पढ़े थे, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पिनोसाइटोसिस। ये चारों के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, आप पीछे जाके देख सकते हैं। हालांकि हम इस एमसीक्यू के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसका जो सबसे पहला ऑप्शन होगा वही सही ऑप्शन होगा। यानी ज्यादातर ड्रग्स क्या करते हैं, वो पैसिव डिफ्यूजन का इस्तेमाल करके जो हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करते हैं। आइए मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझाता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये हायर कंसेंट्रेशन और ये है लोअर कंसेंट्रेशन। ड्रग्स जो है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर यहाँ पे मूव कर रहा है, यानी मेम्ब्रेन के बाहर में ड्रग्स मौजूद है, इसको जो है वो मेम्ब्रेन के इन साइड में जाना है, यानी ये तरीका से। तो ये हमारे मेम्ब्रेन्स में क्या करते हैं, ऐसे पार करते हैं बाय पैसिव डिफ्यूजन, जो कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स और नॉन लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स दोनों ही इसी तरीके से पार करते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन क्या कर रहा है, द ड्रग डिफ्यूजेज अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन टू इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्शन में डिफ्यूज करता है। साथ ही द मेम्ब्रेन, यहाँ का जो ये मेम्ब्रेन है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका कोई एक्टिव रोल नहीं होता है पैसिव डिफ्यूजन में। बाकी अदर जो डिफ्यूजन कैटेगरीज थी उनमें इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो कैटेगरी है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है मेजोरिटी ऑफ ड्रग्स के लिए, यानी ज्यादातर ड्रग्स जो कि लिपिड सॉल्युबल होती हैं और नॉन लिपिड सॉल्युबल होती हैं, ज्यादातर ये इसी प्रक्रिया को यूज करके हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को ट्रांसफर करती हैं। सो ये था आपका एमसीक्यू का एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अभी कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और हम मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा। थैंक यू एवरीवन।